साथियों, किसी भी देश की तरक्की के पीछे, किसी भी देश की मजबूती के पीछे उसकी अपनी आधार होती है। चाहे वो आधार राजनीतिक स्तर पर हो या आर्थिक और बाजारू स्तर पर। ये सभी चीजें एक कड़ी की काम करती है किसी भी देश की नींव को मजबूत करने में। भले ही कोई भी देश कितना भी आगे हो जाए, मगर उसकी जो मूल कड़ी है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था, ये बहुत बड़ी एक स्टेबल फैक्टर्स होती है जो किसी भी देश को एक ऊंचाई प्रदान करती है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के रुपए के मूल्य में ह्रास क्यों हो रही है। साथियों, आज चारों तरफ भारत के रुपए के डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। भारत के रुपए में हुए ह्रास की बात हो रही है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जहां एक तरफ बड़ी बड़ी संस्थाएं IMF, वर्ल्ड बैंक एंड वेरियस मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ये प्रेडिक्ट कर रही है कि आने वाले कुछ दशक ऐसे होंगे जिसमें भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा जहां पर भारत की अपनी एक नई ऊंचाई होगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो GDP ग्रोथ हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज हो। क्योंकि भारत की तरक्की पिछले कुछ दशक से इतनी तीव्र गति से चल रही है, जहां पर आज बड़े बड़े अर्थव्यवस्था धराशायी हो गए। आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, परंतु ये भी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों ह्रास हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में जो रुपए की अंकित मूल्य है वो क्यों डॉलर के सापेक्ष ह्रास हो रही है। इसकी सबसे मुख्य कारण ये है कि अब जो भारत की रणनीति है, चाहे वो अमेरिका की तरफ हो चाहे वो वेस्ट की तरफ हो, वो थोड़ी सी बदल गई है। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि भारत लिबरल है या फिर भारत की अपनी कोई प्रेडिक्टिव ओपिनियन है, यदि हम इस विषय में बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अब जो भारत की दिशा है वो ना तो न्यूट्रल की है और ना ही लिबरल की। भारत की भी अपनी एक प्रेडिक्टिव ओपिनियन है, चाहे वो विश्व के बाजार पे हो या विश्व मंच पर हो या किसी भी देश के बारे में बोलना हो या कुछ और एक्टिविटीज। क्योंकि भारत आज हर क्षेत्र में, चाहे वो इन्वायरमेंट के स्ट्रेटजी की बात करें, चाहे वो विश्व के आर्थिक व्यवस्था की बात करें, चाहे वो विश्व शांति की बात करें या फिर एक पॉलिसी मेकिंग की बात करें, भारत हर जगह अपनी पहुंच बनाना चाह रहा है। हम ये भी जानते हैं कि भारत अब जो स्टैंड ले रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संबंध में हो या किसी भी देश के साथ अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजी को विस्तार कर रहा है, वो उसकी और भारत की अपनी एक दिशा को निर्धारित करता है, जो यह दिखाता है कि भारत वो 1990 का भारत नहीं रहा। भारत अब न्यू वर्ल्ड और नेक्स्ट जनरेशन की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि बढ़ते भारत में जब हम बात करते हैं कि भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी, तो ये अब भारत के ही लोग डिसाइड करेंगे और विदेश के लोग नहीं डिसाइड करेंगे। तो साथियों, हम टू द पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं कि मूल्य
रुपए के मूल्य क्यों ह्रास हो रहे हैं? पहली बात तो ये कि जो ये बदलते बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं, वहां पर एक तो जो बाजारीकरण हुई है ग्लोबल लेवल पर, वहां पर रुपए के मूल्य ह्रास तो हुए हैं, ये बात सही भी है। और जो ये 50% का जो टैक्स अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया कि आप रूस से तेल का व्यापार ना करें, यदि कोई भी देश जो एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, जिससे भारत हर वर्ष 100 बिलियन से ऊपर की बाजारी रिश्ता या आदान प्रदान करता है, यदि वह देश आगे बढ़कर 50% की टैरिफ भारी भरकम लगा दे, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की मुद्रा के ऊपर काफी असर पड़ेगी। भले ही भारत इस ओर संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत की जो अपनी निर्यात की वस्तु है वो विदेशी बाजार में कम हुए हैं, और विदेश के लोग भारत के निर्यात पे उतने आश्रित नहीं होना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि बढ़ी हुई टैक्स वो उस ऑब्जेक्ट को, उस सामान को प्रभावित करेगी, जिससे उनके यानी विदेशी लोगों के जेब पे असर करेंगी। अपितु ये टैक्स और ये जो मूल्य ह्रास का संबंध है, ये तो व्यापक है ही, साथ ही भारत की जो अर्थव्यवस्था ह्रास हुई है, चाहे वो मूल्य ह्रास के रूप में हम लें, वो न कि टैक्स के रूप में ही हुई है, अपितु ये बड़े स्तर पर हमें देखने को मिली है। चाहे हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पे अब भी भारत के कई इतने शेयर्स हैं, भारत के कई इतने बाजार हैं जिनके शेयर्स गिरे हैं, और ये सब एक तरफ दिखाती है कि भारत की जो मुद्रा नीति है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें कुछ ऐसी लूपहोल्स हैं जो इस ओर दिखाती है कि जो निवेशक हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, जो हमारे भारत के बाजार में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो ना कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि ये जो 50% की टैरिफ या फॉरेन टैरिफ जो है, ये भारत के ऊपर लगाए गए हैं, वो एक तरीके से मूल्य ह्रास के ही कारण होंगे, और वो जो विदेशी निवेशक हैं उन्हें कोई भी फायदे नहीं होंगे, क्योंकि अप्रैल में और जून जुलाई के महीने में जब ये टैरिफ लग चुका था, तो उसी समय विदेशी निवेशक 10,000 करोड़ रुपए भारत से निकाल चुके थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि यदि हम भारत से व्यापार करेंगे और भारत में निवेश करेंगे तो मूल्य वृद्धि एक आम बात होगी, और जो हमें टैक्स देनी पड़ेगी वो एक अलग बात। तो साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था में ये जो मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास किसी भी रुपए और किसी भी करेंसीज की होती है, ये किसी एक घरेलू फैक्टर पे तो डिपेंड करे या ना करे, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर काफी निर्भर करती है, क्योंकि विश्व व्यापार इन्हीं सब चीजों से चलती है। क्योंकि आज यदि भारत रूस से या यूरोपियन देशों से या किसी और देश से कोई भी सामान एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है, तो भारत बढ़ी हुई ही मुद्रा और बढ़ी हुई ही वैल्यू को पे करता है। कहने का मतलब, यदि भारत किसी भी देश से कोई भी इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहा है, तो भारत उतने ही बढ़ी हुई ही मूल्य को उसे पे कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि मूल्य का ह्रास हुआ तो इससे वन साइडेड बेनिफिट नहीं है,
इनके मल्टीपल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। यूं कि हम बात करें कि भारत के स्तर पर मूल्य ह्रास के काफी बड़े डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि भारत भारत में जो बाहर के यानी भारत जो विदेश को जो अपनी सेवाएं देता है, भारत के लोग विदेश में जो रहते हैं वो वहां से रेमिटांसेस भेजते हैं, और वो रेमिटांसेस यहाँ पर उनको अपने परिवार को जो मिलेंगी वो बढ़े हुए कीमत, यानी दैट मीन्स ये एक तरीके के से अच्छे भी हैं। लेकिन भारत के ही लोग यदि विदेश से अपनी सेवाएं लेंगे तो वो जो पे करेंगे वो बढ़ी हुई कीमत, यानी यदि पहले वे $1 पे कर रहे थे तो अब वो $2 पे कर सकते हैं या $1.5 पे कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो साथियों, आज भारत एक तरीके से संघर्ष की स्थिति में भी है, एक तरीके से डेवलपमेंट की भी स्थिति में है, परंतु ये दिन ब दिन बढ़ती अर्थव्यवस्था की मार यानी मूल्य ह्रास की मार भारत को एक बड़ी झटका दे सकती है भविष्य में। मान मान के चले, यदि कोई भी मूल्य ह्रास की गति 1 से 1.5 साल तक रहती है तो वो अर्थव्यवस्था में एक ग्लिच पैदा करती है, और वो ग्लिच स्लाइड डाउन होती है। इसका मतलब वो इकोनॉमी यदि बूम भी करेगी तो वो रिसेशन में आने की उसकी चांसेस 65% से 70% है, क्योंकि भारत अभी के समय में एक मूल्य वृद्धि के रूप में ऊपर आ रहा है, चाहे वो किसी भी मामले में। यदि उसे मूल्य ह्रास की सेंट टू सेंट भी उसे परेशान करती है, यानी 10 से 20% भी मूल्य ह्रास उसे परेशान करती है, तो उसकी इकोनॉमिक स्थिति घटकर सब लीनियर लेवल पर आ सकती है। और ये हमें जाननी होगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दृष्टिकोण से और जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें कई सारे ऐसे ग्लिच आएंगे भविष्य में भी, जहां पर कई विश्व के ऐसे लीडर्स और सब ऑप्टिमल लेवल के लोग होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गति दी जाए, एक पेस दी जाए। वो हर जगह से और हर लेवल से हमें रोकने की कोशिश करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि चीन हो गए, जापान, या बहुत से यूरोपियन कंट्री, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे देश ऐसे हैं। अगर हम स्विट्जरलैंड या वेस्ट या सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहां तो एक ऐसा जोन ही बन गया है जहां पर वो डॉलर को सबसाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम शेंजन जोन की बात करें तो शेंजन जोन ही ऐसी जोन है, 26 से 27 देशों का एक समूह है जहां पर वो एक दूसरे को आने जाने दिया करते हैं, एक दूसरे से इकोनॉमिक एक्टिविटी किया करते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर बट इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसीज एंड नेशनल करेंसीज दैट दे विल रनिंग देयर। तो कहने का मतलब यह है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था एक ऊंचाई की ओर तो बढ़ रही है, लेकिन यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में यह देखा गया कि यदि लंबे समय तक एक मूल्य ह्रास की स्थिति रहे तो वो अर्थव्यवस्था की फॉरेक्स भी गिरती है, वो अर्थव्यवस्था की अपनी एक्सपोर्ट भी गिरती है, और वो उस अर्थव्यवस्था में एक स्टैगफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। साथियों, सभी जानते हैं, अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं, परंतु इन टर्म्स ऑफ रियल मनी वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स यदि हम बात करें तो अब भी हम
3rd नंबर पर विश्व में आते हैं, क्योंकि एक कप चाय की कीमत यदि भारत में 5 रुपए है तो वही एक कप चाय की कीमत विदेश में 20 रुपीज 30 रुपीज होंगी। तो भारत ये कहने भर की बात नहीं है कि अपनी अर्थव्यवस्था को एक ऊंची गति दे रहा है, लेकिन ये जानने की भी बात है कि अब जो भारत की स्थिति है वो चाहे किसी भी एंगल पे बात करें, वो एक सबसाइडेड ना हो करके एक ऑप्टिमिस्टिकली और ओपिनियनिस्टिक होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम भारत को पिछले 50 साल के अंतराल में देखें तो इसकी अपनी प्रोग्रेस और इसकी अपनी ग्रोथ रेट काफी हाई रही है। भारत आज भी हाई परफॉर्मिंग जीडीपी के रूप में जानी जाती है, और भारत की जो नींव और पकड़ उसकी सबसे बड़ी है युवा वर्ग। यहाँ के युवा 60% वेल इनेबल्ड, भले ही कहीं कहीं स्किल गैप हो, लेकिन सभी लोग एक तरीके से डेडिकेटेड हैं और वो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हम हैं और हम ही से हमारी अर्थव्यवस्था है। तो भारत एक तरीके से आज की दुनिया में चाहे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ मनी होती रहती है, लेकिन भारत की जो अपनी पकड़ है वो एक अपनी ही गति पर है, और भारत फिर भी रियल टर्म्स में एक ग्रोइंग इकोनॉमी, एक ग्रोइंग जीडीपी ही रहेगी। भले ही संकट और उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में होते रहते हैं, बट ये भी एक सच्चाई है कि इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी। नमस्कार साथी।